बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं। आज हमें देखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन कौन सी चीज़ें सैलरी में कैलकुलेट होंगी, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। सबसे पहले तमाम अलाउंसेस जो मिलते हैं वो सारे के सारे सैलरी में ऐड हो जाते हैं। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन क्लास ऑफ पर्सनस, या ओवर टाइम, फीस, बोनस, हाउस रेंट अलाउंस। ये सारे अलाउंस जो आपको मंथली आपकी सैलरी में मिल रहे हैं वो सारे टैक्सेबल होते हैं। एग्जाम टू द सर्टेन लिमिट, जैसे कि एक मेडिकल अलाउंस है, वो सिर्फ बेसिक सैलरी का 10% वही आपको एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर जितना भी होगा वो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ पाकिस्तान कमीशन अब्रॉड 75% ऑफ सैलरी। ये 75% आपकी सैलरी का ये एग्जाम्प्ट होता है अगर ये आपको मिल रहा है तो। नॉट इंक्लूड स्पेशल अलाउंस आपने अपनी सैलरी की कंप्यूटेशन में इंक्लूड नहीं करना। स्पेशल अलाउंस तब इंक्लूड नहीं करना जब ये आपको रेगुलर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये रेगुलर मंथली सैलरी में मिल रहा है, ठीक है, आप वो कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करें या ना करें, तो फिर ये सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। कंडीशनली एग्जाम्प्ट पेंशन आती है, वो कंडीशनली एग्जाम्प्ट हो जाती है। कुछ स्पेसिफिक पर्सनस हैं उन्हें पेंशन जो है वो एग्जाम्प्ट होती है। फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड होता है, ऐसा प्रोविडेंट फ़ंड जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, उसमें जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा होगा और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट आ रहा होगा वो सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम कैसे करनी है? सिंपल, बेसिक सैलरी में तमाम अलाउंसेस जो मिल रहे हैं वो ऐड कर देने हैं, वो आपकी टोटल सैलरी होगी। अगर कोई एग्जाम्पशन है तो वो माइनस कर देनी है, बाकी सैलरी टैक्सेबल होगी। अव्वल तो सैलरी में कोई एग्जाम्पशन होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने, क्योंकि ये अमाउंट की सूरत में नहीं होती, इसीलिए हमने इसको कैलकुलेट करना होता है कुछ रूल्स के मुताबिक। सबसे पहली फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है अकोमोडेशन की, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। अकोमोडेशन आपको रिहाइश प्रोवाइड कर दी है एम्प्लॉयर ने, हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं दे रहा वो, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अकोमोडेशन फैसिलिटी इन बिग सिटीज़, ऐसी सिटीज़ जहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या कैलकुलेशन करनी है आपने? दो अमाउंटें कैलकुलेट करनी है। एक तो वो अमाउंट अगर हम एम्प्लॉई को अकोमोडेशन ना देते तो हमें कितना उसको रेंट अलाउंस देना पड़ना था, हाउस रेंट अलाउंस, वो आपने निकाल लेना है पूरे साल का। नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर इन सच केसेस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर अकोमोडेशन ना दी जाती तो फिर हमें उसे कितना एम्प्लॉय को देना पड़ता हाउस रेंट अलाउंस, एक तो वो निकालना है। दूसरा आपने 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी वो निकालना है। दोनों में से जो हायर होगा वो आपका टैक्सेबल कहलाएगा, वो चाहे आपको मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा। अब मिनिमम टाइम स्केल क्या होता है? ये मिनिमम टाइम स्केल जब किसी एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं तो उसके साथ पहले से ही तय होता है कि हम आपकी सैलरी स्टार्ट यहाँ से करेंगे और आपका इतना एनुअल इंक्रीमेंट होगा और आपके जो है ना मैक्सिमम आपको जो है ना मिनिमम टाइम स्केल हम ये देंगे, जैसे 20,000, 1,000, 35,000, ये मिनिमम टाइम स्केल होता है। 20,000 को मिनिमम टाइम स्केल कहते हैं, 1,000 को इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट होगा इसका, और 35,000 उसका मैक्सिमम टाइम स्केल होगा, इससे ऊपर हम उसको नहीं देंगे। आगे हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको रेगुलर आपकी सैलरी में मिल रहा है तो क्या कैलकुलेशन करनी है? तो सिंपल, आपने अपनी बेसिक सैलरी में उसको ऐड कर देना है सारे का सारा, कुछ एग्जाम्पशन नहीं है उसमें। ये उसकी एग्जांपल दी हुई है, अगर एक एम्प्लॉई है उसकी बेसिक सैलरी 24,000 है और उसको 10,000 जो पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो क्या कैलकुलेशन होगी? सिंपल, आपने उसकी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई 12 से किया, या उसकी बेसिक सैलरी आ गई 2,88,000 और उसका हाउस रेंट अलाउंस 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ इक्वल टू 1,20,000, तो ये टोटल ऐड कर दिया तो आपने ये इसका 4,88,000 समथिंग जितना भी बना वो आपका क्या आ गया? इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। आगे अकोमोडेशन ऐसे एरिया में प्रोवाइड की गई है जहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस कम है, तो वहाँ पर आपने 45 की जगह 35% जो है ना वो लेना है मिनिमम टाइम स्केल का। उसमें भी दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले अगर अकोमोडेशन ना दे वहाँ पर तो कितना हाउस रेंट अलाउंस देना पड़ेगा वो निकाल लेना है आपने, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर 35% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल निकालना है आपने,
वो कितना होगा, दोनों में से जो हायर होगा वो आपने टैक्सेबल कर देना है। ये भी एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें सिंपल टाइम स्केल दिया है पहले उसका, फिर 24,000 बेसिक सैलरी है और 15,000 पर मंथ उसको मिल रहा है। अब इसमें हमने देखना है कि 15,000 अगर वो मिल रहा है उसे वो ज़्यादा है या फिर उसका जो 30% बनता है मिनिमम टाइम स्केल का वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ऊपर 15,000 पर मंथ, नंबर 1 वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन में क्या कह रहा है 15,000 पर मंथ है, तो ये 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1,80,000 आ गया। इसी तरह 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल 25,000 नहीं, 25,000 नहीं, यहाँ पे आना, यहाँ पे वो 20,000 आना है जो ऊपर मिनिमम टाइम स्केल में गिवन है। उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, उसका 30% लिया, वो आ गया 1,35,000। तो जो ज़्यादा है वो बनता है 1,80,000। अगर चाहिए उसको मिल नहीं रहा, सिर्फ हमने उसकी सैलरी में ये ऐड करना है कि अगर उसको अकोमोडेशन ना दी जाती तो उसको इतने पैसे मिलने थे, तो ये 1,80,000 उसमें ऐड कर दिए, ये टोटल उसकी सैलरी आ गई। आगे कन्वेंस का ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर तो कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है रेगुलर तो फिर सिंपल सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, अपनी सैलरी में ऐड कर लेना है। लेकिन अगर उसने कन्वेंस प्रोवाइड कर दिया आपको तो फिर आपने देखना है वो किस यूज़ के लिए दी है। अगर प्योरली पर्सनल यूज़ के लिए दी है तो फिर आपने उस जो व्हीकल होगी उसकी जो कॉस्ट वैल्यू होगी जिस पर एम्प्लॉयर ने उसको एक्वायर किया था उसका 10% आपने अपनी इनकम में ऐड करते रहना है। इफ़ एम्प्लॉयर प्रोवाइड कन्वेंस टू एम्प्लॉई फॉर प्योरली पर्सनल यूज़ 10% ऑफ द कॉस्ट which employer paid for acquiring the motor vehicle will be included in taxable income of employee every year। हर साल आपने उसका 10% ऐड करते जाना है। लेकिन अगर आपको वो प्रोवाइड कर देता है फॉर पार्शल यूज़ कि ये आपने बिज़नेस में भी यूज़ करनी है और अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप उसका 5% अपनी सैलरी में ऐड करेंगे। इसी तरह अगर उसने गाड़ी लीज़ पे एक्वायर की हुई है तो फिर कौन सी अमाउंट आप ऐड करेंगे, क्योंकि लीज़ पे तो वो सिर्फ मंथली पेमेंट जाती है। तो लीज़ पे आपने देखना है फेयर मार्केट वैल्यू गाड़ी की क्या थी जब उसने लीज़ एग्रीमेंट स्टार्ट किया, तो उसका आपने 5% या 10% आपने लेना है। ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस में हॉस्पिटल चार्जेस और मेडिकल अलाउंसेस। इफ़ एनी मेडिकल एक्सपेंसेस और मेडिकल ट्रीटमेंट रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर देन होल एक्सपेंसेस विल बी एग्जेम्प्ट। अगर कोई मेडिकल चार्जेस आपके रीइंबर्स हो रहे हैं, आपको वापस मिल रहे हैं आपके ओनर की तरफ से, तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर आपको मंथली सैलरी में मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो सिर्फ 10% आपकी बेसिक सैलरी का वो एग्जेम्प्ट होगा। स्पेशल अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंस विच आर इनकर्ड in performance of official duties are completely exempt from tax, but if paid to employee on regular monthly basis then it will be taxable। हाँ जी, देखिए अगर ये सिर्फ एक नाम से आपको लग गया स्पेशल अलाउंस तो वो आप ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे जो कभी कभी करनी होती है, तो फिर वो सारे का सारा टैक्सेबल होगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस में सबसे नंबर ए पे क्या कहते हैं, एक्चुअल इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉई फॉर इंटरटेनमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन रीइंबर्स टू हिम बाय एम्प्लॉयर आर नॉट टैक्सेबल। मेडिकल चार्जेस की तरह अगर आपने इंटरटेनमेंट अलाउंस कहीं पे किए हैं और वो आपको रीइंबर्स हो रहे हैं आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। इफ़ एनी एम्प्लॉई इज़ प्रोवाइडेड फ्री टी कॉफ़ी अपनी ऑफिस के अंदर अगर ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो भी कोई अमाउंट आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। या नंबर सी पे कह रहा है फ्री फूड या सब्सिडाइज फूड आपको मिल रही हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, इसके अलावा इन ऑल अदर रिमेनिंग केसेस द एंटायर अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई विल बी एडेड इन हिज टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस। हाँ जी, अगर रेगुलर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, आप एंटरटेनमेंट करें या ना करें, तो फिर वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लोन टू employee where a loan is made by employer to an employee and either no profit on loan is payable by employee or rate of profit on loan is less than 10% the amount chargeable to tax the employee under the head salary for a tax year shall include an amount equal to। हाँ जी अगर एम्प्लॉयर ने आपको लोन प्रोवाइड कर दिया और आपसे वो कोई उस पर प्रॉफिट नहीं ले रहा तो सिंपल आपने उसका 10% लेना है और अपनी सैलरी में ऐड कर देना है।
और अगर आपसे वो प्रॉफिट ले रहा है और 10% से कम ले रहा है, तो फिर आपने जितना कम आपसे वो ले रहा है, आपने उतना आपने अपनी सैलरी में ऐड कर देना टैक्स के लिए। नंबर 1 में यही कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन लोन कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 10% निकालें। अगर आप कुछ भी एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर को कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो 10% अपनी सैलरी में ऐड करें। लेकिन अगर नंबर 2 में कह रहा है अगर आप दे रहे हैं तो फिर डिफरेंस निकालें दोनों का, 10% का और जितना दे रहे हैं उसका डिफरेंट निकालें। जो फ़र्क आ रहा है वो आपने अपनी सैलरी में ऐड कर दें। आगे आ रहा है नोट, द लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल नॉट बी टैक्सेबल इफ़ द अमाउंट इज़ अप टू ₹1 मिलियन। अगर 10 लाख तक उसने लोन आपको दिया है तो कोई भी प्रॉफिट आप अपने टैक्स में शामिल नहीं करेंगे। जितना 10 लाख से ज़्यादा होगा वो वाला सारे का सारा अमाउंट, उसमें जो 10% है वो टैक्सेबल हो जाएगी। प्रोविडेंट फ़ंड क्या होता है? प्रोविडेंट फ़ंड ये होता है कि हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट कटती है, उतनी ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी उसमें इंक्लूड करता है कि उसको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से कुछ अर्निंग आती है उसके ऊपर, ठीक है। वो अर्निंग जो प्रॉफिट होती है वो भी उसमें ऐड होता जाता है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है, तीनों को जमा करके, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोविडेंट फ़ंड कहलाता है। अब ये 3 किस्म का होता है, एक होता है गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फ़ंड, एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड। होता है एक ही है, लेकिन 3 कैटेगरी इसलिए क्योंकि इसका टैक्स ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। तो जो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फ़ंड है वो तो सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो जो रिकॉग्नाइज़ है वो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेती हैं टैक्स में कि जी ठीक है हम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और हमारा प्रोविडेंट फ़ंड रिकॉग्नाइज़ है, जिस मकसद के लिए प्रोविडेंट फ़ंड बना है उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो रिकॉग्नाइज़ बन जाता है। अब अनरिकॉग्नाइज़ जो वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं करवाते, खुद ही रिकॉग्नाइज़ प्रोविडेंट फ़ंड उन्होंने मेंटेन किया होता है। सबसे पहले नंबर 1 कॉलम में आ रहे हैं आइटम्स के कौन कौन से आइटम है। एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन है, फिर एम्प्लॉयर की है, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड है, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। फिर आगे नंबर 2 कॉलम में आ रहा है अगर वो प्रोविडेंट फ़ंड है तो फिर इन चारों का ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 3 में आ रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड है तो चारों का ट्रीटमेंट क्या होगा। चौथे कॉलम में आ रहा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड हुआ तो इन चारों का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है ना, वो तो कोई भी सूरत हो तो वो तो इंक्लूड होना ही होना है, वो तो किसी सूरत एग्जाम्प्ट नहीं होता, और ये ऑटोमेटिकली आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होता है, ठीक है। इसी तरह फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर वो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फ़ंड है तो गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फ़ंड में एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ही हुई तो वो उस पर छूट है, वो उस पर कोई टैक्स आप नहीं अपनी सैलरी में देंगे, ठीक है। लेकिन उस पे जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड होगा उस पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो देखना है आपने, और कहाँ तक वो छूट है, उसमें भी थोड़ी छूट है लेकिन कहाँ तक है वो देखते हैं कि नॉट इंक्लूडेड लेसर ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। हाँ जी, इसमें जो बेसिक सैलरी आपने लेनी है ना उसमें डियरनेस अलाउंस भी शामिल करना है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो, नहीं तो फिर सिंपल बेसिक सैलरी का 10% ले लेना है और देखना है कि 10% कितना बन रहा है। जितना बन रहा होगा क्या एम्प्लॉयर उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर उससे वो कम कर रहा है तो फिर कोई टैक्सेबल नहीं होगा, अगर उतना भी कर रहा है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो फिर टैक्सेबल होगा। और आगे साथ ही लिखा हुआ 1,50,000। 1,50,000 का मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी का 10% 1,50,000 से भी ज़्यादा बन रहा है तो सिर्फ 1,50,000 जो है ना वो एग्जाम्प्ट होगा, उससे ऊपर जितना होगा वो सारा आपने अपनी सैलरी में ऐड करना है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। इसी तरह रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता होगा साल का, महीने का, जो भी है, साल बाद आपने देखना है कितना इंटरेस्ट मेरी सैलरी में इंक्लूड हो गया है, प्रोविडेंट फंड में कितना इंक्लूड हुआ है, वो भी आपने अपनी सैलरी में ऐड करना है। कहाँ तक ये आपको बता रहा है, नॉट इंक्लूडेड इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अप टू 16%। हाँ जी, 16% तक अगर उसका रेट ऑफ टैक्स होगा तो इंक्लूड नहीं करना। और ये भी साथ देखना है अगर उसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी ही बन रहा है, अगर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी से ज़्यादा है तो फिर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ होगा वो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और जो रिसीट एक्यूमुलेट बैलेंस होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको मिलना है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उसमें से कुछ भी अमाउंट आपने टैक्स में शामिल नहीं करनी। हाँ जी, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आ जाएँ, उसमें तो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। उसके अलावा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपने सालाना कोई ऐड नहीं करना। इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है वो भी सालाना कुछ ऐड नहीं करना। रिसीट एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जब आपको एक्यूमुलेट बैलेंस मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त या किसी भी टाइम पे जब आप वो ले रहे हैं तो फिर आपने अपनी सैलरी में कितना ऐड करना है,
आपने देखना है इसमें से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है और इस पर इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट हुआ है, वो वाली अमाउंट आपने अपनी अपनी सैलरी में ऐड करनी है। वर्किंग प्रोविडेंट फंड वही मैंने बता दिया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या होता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो वो जो मंथली उसकी सैलरी में से कट रहा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी सेम उसी अमाउंट में वो कर रहा होता है। इंटरेस्ट वही जो हम किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट आ रहा होता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ डेथ जो उसके फैमिली को जो बैलेंस मिलेगा टोटल जमा हुआ प्रोविडेंट फंड, वो सारा एक्यूमुलेटेड बैलेंस कहलाएगा। तो ये सिंपल उसकी एक एग्जांपल आ गई जिसमें दिया हुआ है जी एक शख्स है मिस्टर अरशद, उसकी एनुअल सैलरी है 6,50,000 और वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में है, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो गिवन है जी नीचे। और मिस्टर अरशद कितना कर रहा है 65,000, उसका एम्प्लॉयर कितना करता है 65,000, उस पर जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है वो 58,000 जो सालाना, ये पूरे साल का मिला हुआ है। बताएं जी उसकी सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले जो आ रहा है जी बेसिक सैलरी वो तो सिंपल आपने लिख ली 6,50,000। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है जी 65,000, ये हम नहीं ऐड करेंगे, ये पहले ही ऐड हो चुका है उसकी सैलरी में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये देखना है हमने कितना हमने ऐड करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बना 65,000 ही बना, ठीक है। तो 65,000 तक तो इसको छूट है, तो इसमें से भी कोई अमाउंट हम ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट का रेट देखेंगे 16% हमें छूट थी, ये तो क्वेश्चन में 15% गिवन है, तो इसका मतलब एक शर्त तो पूरी हुई कि हमने ये इंक्लूड नहीं करना, लेकिन साथ ही हमने ये देखना है कि इसकी जो अमाउंट बन रही है वो कितनी है। अगर अमाउंट 1/3 ऑफ सैलरी से ज़्यादा है तो फिर वो जो ज़्यादा है वो ऐड करेंगे, तो ये 1/3 सैलरी से भी कम है, तो इस वजह से ये तीनों अमाउंट में से कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये आपकी टोटल सैलरी वही बनेगी जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, यही टैक्सेबल होगी।